Next, liquid ratio is also known as क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल तो होता नहीं, स्टॉक टर्नओवर नहीं होता। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। सिर्फ दो ही आंसर है इसका, पहला और दूसरा। आगे दिया हुआ है द WDV of an assets after 3 years of depreciation on reducing balance method 15% is 49730. What is original value? इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही हो? कैसे निकाला जाएगा इसको? WDV value of an assets after 3 years depreciation on reducing balance method 15%, 49732. What is its original value? आइए इसको सिंपल फॉर्मेट में लगाने को तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, बट वो फिर टफ पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, फटाफट लगा लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है। कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो जैसे ही आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 15%, वो वैल्यू घट जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो भी आएगा, वैल्यू नहीं पता हम लोगों को यहाँ पे कितनी आएगी। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर की बात है, ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू है। फिर सेकंड ईयर में हम फिर से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, हमको सेकंड ईयर की ओरिजिनल वैल्यू में जो भी वैल्यू मिलेगी। फिर हम फिर से एक बार डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और फिर जा कर के हमको एक वैल्यू मिलेगी जो तीसरे साल की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि तीसरे साल उसकी जो वैल्यू होगी वो 49730 हो जाएगी। 49730, और यहाँ पे वो जो वैल्यू रही होगी ये अपने में 100% रही होगी। हमने इसमें से 15% घटाया होगा और ये पहुंच गई होगी 85%, 85% पहुंच गई होगी। तो अब आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि सेकंड ईयर में क्या है। पहले आप सेकंड ईयर निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में लौट जाएंगे। तो 85% वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे सीधे 100%। हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू थोड़ी पता करनी है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? 49730 इंटू ये 85% के बराबर है, इसको 85% लिख दो, यहाँ 100 बनाना है, इसको 100 लिख दो, और आइए इसकी वैल्यू पता करते हैं कितनी आएगी। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखा जाए। 49730 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, ये कुछ समथिंग आ रहा है 58505 पॉइंट में आएगा। तो अभी देखा जाएगा इसको कि क्या इसका अमाउंट, उसके नियरेस्ट अमाउंट क्या बन सकता है। फिर इसमें से कुछ वैल्यू, फिर अब यहाँ से यहाँ कंपेयर करिए, यहाँ जो वैल्यू रही होगी वो अपने में 100% रही होगी, फिर हम उसमें से 15% कम किए होंगे, यानी ये हो गई होगी 85%। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। 58505 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, 68829, और फिर से इसी को 85 मानिएगा, क्योंकि ये रही होगी ओरिजिनल में 100, फिर आपने 15% कम किया, 68829 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 55। अब देखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 80,975। अगर आपको इस एकदम सेम यही वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। नियरेस्ट वैल्यू का मतलब हो गया कि अब आप यहाँ पर आइए और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा तो नियरेस्ट वैल्यू देखी जाएगी और उसके नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 80,000 है। तो हम 80,000 पर टिक करेंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू का दिक्कत है या तो वैल्यू हमने कुछ गलत लिखी होगी तो ही नहीं आंसर आया है। अदरवाइज जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आए, क्योंकि WTV वैल्यू में ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर नियरेस्ट और अप्रॉक्स में आए, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80,000 पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि 40 फिर इस तरह से आपको 3 और नंबर दिए रहेंगे वो काफ़ी दूर हुए होंगे जिससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो 80,000 के अप्रॉक्स आ रहा है तो 80,000 इसकी ओरिजिनल वैल्यू मान ली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, कस्टमर से पैसा मिला, ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। सप्लायर को पैसा दिया, ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। एसेट्स हम कभी कभी खरीदते हैं और एसेट्स हम कभी कभी बेचते हैं। इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, ABC के पास 68,000 का इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट 56,000 का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग वैल्यू दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 40% इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितने में, डिटरमाइन द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके लिए अगर आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको हमने सिखाया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने आपको सिखाया था कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनता है। अब वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसको आता होगा वो बढ़िया से कर ले जाएगा। हम इसको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और क्योंकि ये काफ़ी डीप टॉपिक है फिर उसके लिए आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में दिखाया जाएगा 68,000। एसेट्स अगर ओपनिंग डेबिट साइड में होती है तो उसकी क्लोजिंग क्रेडिट साइड में होती है और वो क्लोजिंग अमाउंट कितना है, 56,000। इन्होंने बोला कि भाई साल भर में इन्होंने 40% इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इतने प्रॉफिट का 40% बेच दिया, मतलब कि 68,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था उसका 40% अमाउंट इन्होंने बेच दिया। तो 68,000 का 40% कितना होगा, 68,000 का 40% हो जाएगा 27,200। 27,200 और इसको आपने इतने में नहीं बेचा है, ये तो इसकी कॉस्ट आ गई 40%। आपने इसको 16,800 प्रॉफिट में बेचा है। तो 0 0 10 14 और 2 और 3 44,000 का आपने बेचा है। बेचने वाली वैल्यू को इधर दिखाते हैं अगर आपको याद होगा तो। बेचा, क्योंकि देखिए ये डेबिट साइड है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगता है यहाँ पर। 44,000 का इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है। अच्छा, प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को किस तरफ दिखाएंगे, प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये पूरा फॉर्मेट होता है इसका। टू PL ब्रैकेट में प्रॉफिट, 16,800 का प्रॉफिट हो गया।
अब क्या पूछा गया है, कितना अमाउंट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अभी हम लोग पता कर लेंगे। आइए अब दोनों तरफ का अमाउंट टोटल करते हैं। इस तरफ का रहा 56 प्लस 44, 56 और 44 ज़्यादा लग रहा है, जोड़ लेते हैं, 6 4 10 यानी 6 4 10, 5 4 9 1 10। 1 लाख रुपये इधर आ रहा है और इधर आ रहा है आपका 68,000 और 16,800 0 0 8 14 800 का डिफरेंस होगा बस। तो 1 लाख में से आप 84,800 डिडक्ट कर दीजिए। 0 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 15,200 15,200 आएगा। किस तरफ कमी आ रही है? डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में कमी आती है तो इसको हम लोग कहते हैं टू बैंक, मतलब परचेज। अब आपको क्या आपसे पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कितनी कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जनरेट होगी। अब आप देखिए, ये आपने बेचा है, बेचने से पैसा आया होगा 44,000। फिर आपने 15,200 रुपये का खरीदा, पैसा गया 15,200। इसको माइनस कर लेते हैं। 0 0 10 में से 2 गया 8, 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28,800। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो। 28,800 आंसर आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 12,800। अगर कैलकुलेशन का 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं हुई है। जोड़ने में एरर आ सकता है, एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, 68,000, 16,800 प्लस इधर का ठीक आ रहा है। और इसके बाद आपने बेचा था 40%, 40% का मतलब हो गया 27,200 प्लस 3,800, 44,000। 44 में 56 और जोड़ दो, 1 लाख। तो सही आ रहा है आपका आंसर, यानी कि यहाँ का आंसर गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा 28,800, ना कि 12,800। 28,800 करेक्ट आंसर है। 28,800 इसका करेक्ट आंसर है। $28,800 इज द राइट आंसर। आंसर में ये दिया हुआ था, हमने इसको सही कर दिया है। 28,800 इसका आंसर होगा, 28,800। नेक्स्ट, given the net profit for the year 250, transfer to the general reserve and old machinery bought and sold, calculate the fund from operation। इतना पैसा आया तो इसको जोड़ना पड़ेगा 2.5 लाख। 2.5 लाख हो गया आपका ये 40, मशीनरी परचेज किया, मशीनरी बेच दिया। पूछा क्या है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2,80,000 इसका राइट आंसर है। 2,50,000 रुपये आपने कमाया, जो पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया वो इसी का पार्ट है, इसी में इंक्लूड है, तो उसको लेंगे नहीं। 2,50,000 रुपये आपने कमाया, 50,000 रुपये सोल्ड, 50,000 की मशीन है जिसको हमने बेच दिया है यहाँ पर 20,000।
फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सी होना चाहिए सर। दो लाख 50,000 रुपया कमाया, उसमें से हमने 40,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। तो जो ट्रांसफर किया वो कमाने में ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो पैसा कहीं गया नहीं, 250 ही रह जाएगा। आपने मशीन खरीद लिया है 50 वाली और उसको आपने बेच भी दिया। 20 जो मशीन आपने खरीदी थी 50 वाली, उसको आपने बेच दिया कितने रुपए की? उसको आपने बेच दिया, यहाँ पे अमाउंट गलत है, ये होना नहीं चाहिए। 2,50,000 रुपये आपके पास था, 50,000 रुपये की मशीन थी जो कभी आपने खरीदी होगी, उसको आपने बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ सीधे सीधे 30,000 रुपये का। तो 250 में 30 निकल जाएगा तो 2,20,000। इसका आंसर ये होना चाहिए, 220 आंसर होगा। इसका आंसर 220 होगा, इसको सही कर लीजिए सर। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड होता है ना? वो अच्छी सही आंसर, हम आपको चैट में भेज रहे हैं, उसका सोल्यूशन देखिए आप। आंसर सही है 280 का। रुक गया पहले, तुम हैंग कर जा रहा है कहीं। हाँ भेजो भेजो सर भेज दिए, देख लीजिए आप। आया नहीं क्या? भेजे नहीं क्या अभी? सर भेज दिए, प्राइवेटली भेजे, देखिए। दो लाख 50,000 मशीन खरीद ली है और सेलिंग प्राइस 20 है, तो 50, 30, तो 2,50,000 रुपये था, जिसमें से हमने 50,000 की मशीन खरीद ली। 50,000 की जो मशीन खरीदी तो उसके बाद हमारा पैसा कम हो जाएगा ना। सर एक और भेजिए, उसमें भी देखिए, उसमें से प्लस करेंगे ना फिर। 250 जो लॉस उसमें जा रहा है तो। कहाँ भेजे? दूसरा भेजे क्या? यस सर, दूसरा भी देखिए, उसमें पूरा वो क्या है, तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, नेट इनकम का प्लस लॉस व सेल ऑफ मशीनरी का। नेट इनकम फ्रॉम कंपनी एंड ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और नेट इनकम फ्रॉम कंपनी प्लस लॉस बाई सेलिंग। यस सर। 2,80,000। सो टोटल फंड पूछ रहा है ना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इसको एक बार हम और कंसीडर करेंगे। हमको 220 लेकिन अभी भी सही लग रहा है, 280 नहीं सही लग रहा है, एक बार हम देख लेंगे। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 12। तो 20 होगा कि 280, ये दोनों में कंफ्यूजन है ना। नेक्स्ट है, विच रेशियो इज कंसिडर्ड सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। तो करंट रेशियो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ज़्यादा सेफ उसको माना जाता है। लिक्विड और क्विक रेशियो तो कम सेफ है ना, क्योंकि वो 1 महीने की पोजीशन बताता है और करंट रेशियो हमें 1 साल की पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सही है।
द टर्म मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड इन, मैनेजमेंट का जो टर्म आया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो 1950 में था। ये तो हिस्ट्री है, याद करनी पड़ेगी आपको। डेटर टर्नओवर रेशियो को हम लोग और क्या कहते हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो को हम लोग डेटर वेलोसिटी भी कहते हैं और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और आजकल तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से ही जाना जाता है, डेटर टर्नओवर रेशियो यूज कहाँ होता है? अब हम लोग यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरेस्ट इज शोन ऑन, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को कहाँ शो किया जाएगा? इंटरेस्ट पेड है कि इंटरेस्ट रिसीव, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं किया, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ हम शो कर सकते हैं वो आप समझ रहे होंगे। नॉर्मली इंटरेस्ट पेड वाला ही टॉपिक लिया जाता है, रिसीव होने के चांसेस तो वैसे भी कम ही होते हैं। एक बार हम लोग ये समझ लें, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे लिखा होना चाहिए पूरा, एक क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, यहाँ होना चाहिए था इंटरेस्ट रिसीव को कहाँ कहाँ शो करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड ना सर? अच्छा सॉरी, खाली सही है, नहीं क्वेश्चन सही है, खाली इंटरेस्ट बोला है ना, पेड और रिसीव से मतलब नहीं है। तो इंटरेस्ट पेड हो चाहे इंटरेस्ट रिसीव, पेड होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा और रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। सही है इसका आंसर सेकंड। इसमें ये मेंशन नहीं किया ना कि रिसीव है कि पेड है, खाली पूछा इंटरेस्ट कहाँ का टॉपिक हो सकता है। तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तब भी ऑपरेटिंग का टॉपिक नहीं है और पेड करेंगे तब भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा और इंटरेस्ट पेड करेंगे तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट का कोई रोल ही नहीं होता, इसीलिए तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट को निकाल देते हैं। अगर रिसीव है तो माइनस कर देते हैं और पेड है तो वापस प्लस कर लेते हैं, ये मान करके कि वो यहाँ का खर्चा नहीं है। सही है, जब रिसीव पेड रहेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन नहीं एरर है। फंड फ्लो स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस फॉर किसके लिए ज़्यादा मायने रखता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए भी मायने रखता है, फाइनेंशियल के लिए भी मायने रखता है और गवर्नमेंट के लिए। ये हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय द फाइनेंशियल कंपनी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट कमाना उसकी कौन सी इनकम है? मेन इनकम है। पढ़े होंगे आप, पढ़ाए आपको गया 12th में। अगर आपकी कंपनी दो तरह की होती है ना, एक फाइनेंसिंग और एक नॉन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसका काम है डीलिंग करना फंड में, जैसे बैंक वगैरह। बैंक वगैरह एक तरह की फाइनेंसिंग कंपनी जिसका काम ही है लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्ट करना। तो उसके लिए इंटरेस्ट पाना और डिविडेंड पाना उसका कौन सा काम है? सीधी सी बात है, अगर ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो इसका काम ही है इन्वेस्ट करना, तो ये इंटरेस्ट तो और डिविडेंड तो कमाएगी कमाएगी, इसलिए उसकी कौन सी इनकम मानी जाएगी? मेन इनकम। और मेन इनकम को कहाँ रखा जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्सेस ऑफ डेबिट इन पीएल, पीएल साइड में जब डेबिट साइड बड़ी हो जाती है तो बिजनेस को क्या होता है? बिजनेस को हो जाता है लॉस, और क्रेडिट साइड बड़ी हो जाती है तो बिजनेस को हो जाता है प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? जनरल प्रॉफिट रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो, कंप्रिहेंसिव नहीं आएगा। कंप्रिहेंसिव में आते हैं सारे प्रॉफिट नहीं आते इसमें, कुछ 4-5 प्रॉफिट आपको बताया गया वो लिया जाता है। जनरल प्रॉफिट रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो, कंप्रिहेंसिव नहीं रहेगा। द सेकेंड टर्म हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनेमिक, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। इंटर्म फॉर्म एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस, ये याद करना पड़ेगा आपको। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद पढ़ लेंगे तो भी एक बार दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि ये सब रिपीट करते हैं क्वेश्चन बहुत। कौन सा रिजल्ट जो है वो इनफ्लो होगा फंड में? डिबेंचर को इशू करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, डिबेंचर को कन्वर्ट करेंगे शेयर में तो कोई फ्लो ही नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लोन को रिडीम करेंगे तो आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अच्छा इनफ्लो पूछा है, तो डिबेंचर बेचेंगे तो पैसा आएगा। हाँ, आउटफ्लो होता तो ये आंसर, रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। इनफ्लो पूछा है तो इशू ऑफ डिबेंचर रहेगा, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर में कोई फ्लो नहीं होता और जनरल रिजर्व को क्रिएट करने में कोई फ्लो नहीं होता। इसका आंसर फर्स्ट है। अगर आउटफ्लो पूछता तो आंसर थर्ड होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन बताना है। रिजल्ट इन द
false result if variation of price level are not considered. अगर प्राइस लेवल को कंसीडर नहीं किया गया तो ये कुछ खास स्टेटमेंट हमको नहीं देता। ये क्वालिटेटिव फैक्टरी को इग्नोर करता है, बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को दिखाया जाता है। इट इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टरी, क्वांटिटेटिव फैक्टरी नहीं, ये तो दिखाया जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं होती इसमें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारी जो होती है वो कॉमन साइज और कंपैरेटिव, और अब वो भी खत्म हो गई, अब तो सब वर्टिकल होने लगी। प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इन अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मेन आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन लगाना फिक्स्ड एसेट्स पर कौन से प्रिंसिपल का कंसेप्ट है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसका कहना है कि कोई भी बिजनेस ये सोच करके स्टार्ट नहीं होता कि इसको बंद होना है, वो ये सोच करके स्टार्ट होता है कि उसको चलते रहना है। तो जब बिजनेस ये सोच चुका है कि इसको आगे चलते रहना है, तो बिजनेस में होने वाले खर्चे, बिजनेस कहता है कि जैसे हमने 10 लाख की मशीन खरीदी और वो मशीन हमको 10 साल तक फायदा देगी, तो क्यों हम पूरा 10 लाख उसी साल के प्रॉफिट से निकालें? हम उस 10 लाख को 10 साल से डिवाइड कर देंगे और 1-1 लाख रुपए हर साल के प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि साल भर के खर्चे को साल भर की इनकम से कवर करना है। अगर वो खर्चा अभी आपने किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर वो कंफर्म खर्चा है तो उसको दिखाना जरूरी है। और मेटेरियलिटी दूसरी चीज़ है। मेटेरियलिटी में हम लोग कहते हैं कि जितनी भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको इग्नोर करना है, वो यहाँ पे कोई बात इसकी हो ही नहीं रही है। विच रेशियो इंडिकेट द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइज की क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बताता है। डेटर टर्नओवर रेशियो, कि हाँ बिजनेस अपने कस्टमर को कितने कितने दिन में उधार देता है और कितनी कितनी जल्दी उनसे उधार वसूल लेता है। बॉन्ड डिबेंचर एंड टर्म लोन फॉल अंडर द नॉन करेंट लायबिलिटी। बॉन्ड्स कॉमा लगे बॉन्ड्स कॉमा डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन सब हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका जो क्वेश्चन है इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत लेंदी है और उसमें से क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन अगर बनना होगा तो बनेगा। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? फंड फ्लो स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, डेटर से पैसा लेना, डेटर से पैसा लेना और शेयर इशू करना कैश में। बाकी शेयर इशू टू वेंडर, इसमें कोई पैसा आ रहा है ना जा रहा है, और हम प्रॉपर्टी के लिए किसी को शेयर दे रहे हैं, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। फंड का फ्लो केवल दो ही चीज़ में हो रहा है, जब हम डेटर से पैसा ले रहे हैं तब, और जब हम शेयर को इशू कर रहे हैं कैश में तब। ए और बी आंसर है। द बैलेंस ऑफ मशीन 31 March 97, द मशीनरी परचेज ऑन फर्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज, WDV मेथड, कॉस्ट प्राइस जो है क्या रही होगी मशीनरी की। 2011 की बात कर रहा है, फिर से इसको उसी तरीके से लगाना पड़ेगा। आप इसको लगाइएगा, इसका आंसर आ रहा है 1,20,000, वैसे ही लगेगा। 2011 में हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं, लगाना आपको है, आप लगाइएगा। 2011 97,200। 2009 का पूछ रहा है, 9 में रहा होगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा। फिर 2010 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, फिर 2011 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, तब जाकर यहाँ 2011 की वैल्यू आई होगी 27,200। अब जो भी वैल्यू आई होगी उस पर 10% कम हुआ है, तो ये अपने में 90% है, ये 100% है। 90 को 100 में कन्वर्ट करो, फिर क्योंकि यहाँ पे भी 10% कम हुआ होगा, ये भी 90 रही होगी। फिर 90 को 100 में कन्वर्ट करो और फिर 90 को 100 में कन्वर्ट करो, आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर सही है, लेकिन इसमें गलत नहीं है, सेम है। अभी जो क्वेश्चन ऊपर आया था उसी तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड ट्रू while preparation of schedule of changes in working capital? Increase in the current assets, increase in working capital सही है। Increase in current assets, decrease in working capital गलत है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ बताइए सर,
29 वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर 1,08,000 आ रहा है चेक करें सर, रिटन डाउन वैल्यू का जो क्वेश्चन दिया था। निकाल ले रहे हैं फिर, इसमें तो आंसर सही बता रहा है, देख ले रहे हैं। सर हम सॉल्यूशन सेंड कर रहे हैं जिस जिस तरह से हम करें हैं। 97,200 सॉरी 97,200। क्वेश्चन एक बार फिर से देखना पड़ेगा। 2011 और 9 का पता करना है। 2011 घटाने के बाद आया है, ये 90% है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 100% में। ये तो 10% निकाल करके आप वो कर लीजिए, फिर वो लंबा पड़ेगा। भेजिए सर, देखिए सॉल्यूशन भेजे हैं किस तरह से तो किए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। 1,08,000 आ गया, 90% को हमने 100% में कन्वर्ट कर दिया। ये वैल्यू आ गई होगी 2010 की। अब हम इसको फिर से एक बार कन्वर्ट करेंगे, तो 31 मार्च 2009 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर अब ये 100% 90% माना जाएगा। तो 1,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, 1,00,000। 1,08,000 ही आएगा ना? नहीं तो एक साल का नहीं पूछ रहा है वो, तो 2009 का पूछ रहा है ना। ओ कब कब अच्छा, कब ओके कब सर, कब का पूछ रहा है वो? 2009 का पूछ रहा है, 2009। ओके सर, बैक जा रहे हैं ना अभी हम लोग। 1,20,000 आ सर, गए, माय सही है, मिस्टेक। सही है। 1,20,000, ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट। ओके सर। तो कौन सी इनमें से कौन सा ऐसा? 1,20,000 ही आया है ना उसका? हाँ सही है, 1,20,000। वो एक्चुअली 3 साल का है ना, 1 साल का नहीं, 3 साल। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने में कभी कभी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कभी 2 कोई साल एक। का है ना? हाँ 2 साल का ही है, सही है। उसको निकाल लेना है। तो अब क्या करेंट एसेट अगर इंक्रीज करती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि करेंट एसेट पे पूरी वर्किंग कैपिटल डिपेंड होती है। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, जब करेंट एसेट ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। करेंट एसेट बढ़ेगी तो क्या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगी? ये तो उल्टी बात हो गई, ये हो ही नहीं सकता। करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि करेंट लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो जब हम करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी घटाएंगे तो कम वैल्यू होगी, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगी? नहीं, गलत। इसमें दो स्टेटमेंट सही है, एक पहला वाला और एक तीसरा वाला, बाकी दूसरा और चौथा गलत। डे 8 को 2 पेपर था। चलिए तो एक पेपर फिर which of the following is the on the job training method? Case study, conference, lecture, coaching। लेक्चर। इसमें से क्या होगा? कोचिंग। कोचिंग होगा सर। हाँ सही है, नहीं वो नहीं देखा। सर लेक्चर दिया
कोचिंग है सर। सही। द मेन एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, द मेन है, मेन नहीं, मेन एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, यस। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशलाइजेशन लाता है किसमें? काम में। काम और में। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन किसमें स्पेशलाइजेशन लाता है? प्रोडक्ट में। ये तो पता ही होगा आपको। कंट्रोलिंग इज द कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कंपल्सरी तो है ही, विदाउट कंट्रोलिंग, विदाउट, वैसे भी कहा जाता है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। अगर हम मैनेजमेंट का कोई भी एक फंक्शन भी छोड़ देंगे तो भी मैनेजमेंट। विच इज ऑफ द फॉलोइंग। हाँ बोलो सर। तो इसमें एसेंशियल और कंपलसरी में डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, एसेंशियल मतलब जरूरी है, कंपलसरी का मतलब होता है कि बिना उसके जरूरी है, हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बट कंपलसरी का मतलब हो गया कि इसमें, मतलब इसमें एकदम नियरेस्ट आंसर बताना है ना, एकदम क्लोज आंसर क्या होता है। जी सर। तो जैसे कोऑर्डिनेशन होता तो कोऑर्डिनेशन एसेंशियल फंक्शन है। हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ किया तो है। कुछ बच्चे हैं जो उसमें, एक बच्चा है जिसका नंबर नहीं ऐड है, वही शाही सर से अभी हम बात करनी है, वो हमें मैसेज किया था कि मेरा नंबर इसकी मित्र पर नहीं ऐड है, ऐड करा दीजिए। अच्छा हम देख ले रहे हैं मैम, उस पर दिखेगा हमको कौन कौन बच्चे डाउनलोड किए। हाँ 12th। हम्म हम्म। अच्छा अभी हम देख ले रहे हैं, लिस्ट ही बना ले रहे हैं, देखें कितने बच्चों ने किया है। दोनों दिख रहा था, एक दिन हमने खोला था। हाँ कॉमर्स में कॉमन रहा होगा, हमें लग रहा है इसलिए उन्होंने नहीं डाला होगा। और हाँ हाँ, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स वाले खुलेंगे, इंग्लिश और हिंदी वाला अलग से अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट करके दे देते तब भी ठीक था। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ। दोनों सिलेबस तो दोनों देखेगा, लेकिन अब बच्चों को फिर साइंस वाले में जाना पड़ेगा ना देखने के लिए, इंग्लिश हिंदी का, ये बात आ जाएगी ना। हाँ और मैम वो जो होमवर्क देना था वो तो हम दे दिए हैं, तो वो भी उसमें हमने प्रोजेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अभी कर ही नहीं पाएंगे वो लोग। जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड दे दिया और कॉपी में करने के लिए कहा है, ताकि वो हमें, ताकि हम देख लें कि उसको याद करके वो फिर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, फिर हमको भेज देंगे। हाँ हाँ हम भेज चुके हैं सब। हम तो मेरा सर को सब दे दिए हैं, वो खाली बीएसटी का तो मैम बनाई है, बाकी हम सब दे दिए उनको। इकोनॉमिक्स का दे दिया 12th का, अकाउंट्स का दे दिया 12th का, और 11th का अकाउंट दे दिया। इकोनॉमिक्स नहीं दिया 11th का। वो वही एक लाइन लिखना जितना पढ़ाया है उसको बच्चे लर्न करें, और इसको एक सेपरेट कॉपी में लिखें एज अ होमवर्क के तौर पर, जो पढ़े हुए हैं बस। क्वेश्चन वाला तो फिर अलग से एक देना पड़ेगा, क्वेश्चन हमने बनाया था लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन हो गया था, इसलिए हमने कहा ये अभी दे देते हैं, क्वेश्चन वाला भी बना। अच्छा उसी में ऐड कर दें क्या? अच्छा तब हम जो है मेरा सर को भेज चुके हैं, ठीक है, हम उसको एडिट करके फिर से भेज दे रहे हैं, अभी तो अपलोड। हाँ वही लिख दे रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स वाला भी, दोनों पेपर तो हम बनाए जब मालूम है कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ाएं।
तो हम वही बना करके उनको फिर हम फिर से भेज दे रहे हैं, फिर वाला हटा मना कर दे रहे हैं, उसमें वही लाइन ऐड कर दे रहे हैं एनसीईआरटी वाली। ठीक है, देख रहे हैं स्कूल मित्रा में कौन कौन बच्चा है वो किया कि नहीं। 12th का हम देख रहे हैं, फिर अभी 11th का मैम देख लेंगे, हम मैम से भी कह दे रहे हैं वो भी अपना चेक कर लें कौन कौन। अच्छा ठीक है, हम अब तो लेकिन वो करेंगे ही मजबूरी में, अभी तो ऐसा भी नहीं कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसी पे उनका होमवर्क और वो सारी चीज़ें पड़ी हैं, मार्क्स भी उसी पे आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं। जबकि लिंक भी भेजा गया था बच्चों को, लिंक भी तो भेजा गया था, 2-3 बार भेजा जा चुका है उनको इस चीज़ के लिए कि आप। हाँ अभी हम अब आज भी एक बार भेज दे रहे हैं, आज ही भेज दे रहे हैं ना एक बार फिर से। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये मार्क्स में हम लोग खुद यहीं से अपलोड कर लेंगे, देना हो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी रोल नंबर वाइज तो मैम बन नहीं रहा है, कैसे होगा फिर? रोल नंबर वाइज बनाए ना? ठीक है ठीक। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन इंसिस्ट ऑन एडुकेट सैलरी टू द एम्प्लॉय। इसमें से कौन सा गलत है? तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन ये बताता है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टैटिक इन नेचर। आपको पहले ही पता है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, समय के हिसाब से बदल सकता है, तो यही एक लाइन गलत है। अकॉर्डिंग टू द फेयर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर डिवाइडेड टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल। केंद्रीय फ्यूल की अगर आप बात करेंगे तो सारी की सारी एक्टिविटीज डिवाइड, बट अगर हम लोग एफडब्ल्यू टेलर के बारे में बात करेंगे तो एफडब्ल्यू टेलर ने केवल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, टेक्निकल तरीके से भी, फाइनेंशियल तरीके से भी और कॉमर्शियल तरीके से। सही है। और आप ये याद रखिएगा हमेशा, कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसका आंसर आपको नहीं पता है और उसमें आपको ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिख रहा है, 99% क्वेश्चन का आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बीएचयू में 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अगर ऑल का क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, देखिए एक ऑल होगा एक बोथ होगा, ये दोनों के सही होने के चांसेस 99% रहते हैं, स्पेशली ऑल ऑफ दीज के 99% चांसेस रहेंगे। अगर किसी में आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है और ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, पूरी पूरी उम्मीद होती है कि ऑल ऑफ दीज का आंसर सही होता है। हम बता रहे हैं आपको 99% ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको ऑल ऑफ दीज का आंसर ही सही होंगे, तो वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन रख देना है। सेंट्रलाइजेशन बिलीव इन, सेंट्रलाइजेशन ऑटोक्रेसी में बिलीव करता है। डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं फॉर द पीपल, ब्यूरोक्रेसी में भी जो है उसी तरह की चीज़ें होती हैं। ऑटोक्रेसी हमारा जो होता है वो, ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, ऑटोक्रेसी में हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज पावर, ये स्टाइल है लीडरशिप की, जहाँ पर सेंटर्ड पावर होता है, बॉस के हाथ में पूरा पावर होता है और वो किसी से शेयर नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है? Which are the following oldest form of organizational structure? इसका आंसर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने आपको बताया लाइन और एक स्टाफ बताया था, दोनों हमने आपको एक बार डिफरेंस बताया था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे टॉप, मिडिल और लो है, तो हमने आपको बताया था कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्टाफ में स्पेशलिस्ट रहता है, 2-3 स्पेशलिस्ट, जैसे टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लो लेवल है। तो मिडिल लेवल को कॉपरेट करने के लिए हमने 2-3 स्पेशलिस्ट रख दिया, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर, डिपार्टमेंटल जो है कोऑपरेटिव एडवाइजर, ऐसे बहुत सारे एडवाइजर, यानी जो अलग से आपको कॉपरेट करते हैं स्टाफ। इनको लाइन, ये लाइन हो गई हमारी और ये उसके स्टाफ हो गए, परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, ये वर्टिकल हो गया, और स्टाफ को हम हॉरिजॉन्टल मोड में दो कॉपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं।
Which of the following rules stand true the while preparation of schedule changes in the sorry ये कौन which is the name book of management written by the Henry Fayol, General and Industrial Management. और शॉप मैनेजमेंट किसने लिखा है मालूम है आपको? शॉप मैनेजमेंट टेलर। हाँ, FW टेलर ने शॉप मैनेजमेंट की बुक्स लिखी थी. ग्रेप वाइन एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता होगा ग्रेप वाइन में क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे कि एक बार बता देते हैं आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा आता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा एक सिंगल स्टैंड, जहाँ पे क्या होता है, ए ने अपनी बात बी को बताई, बी ने अपनी बात सी को बताई, सी ने अपनी बात डी को बताई. ग्रेपवाइन क्या होता है? जिगजैग मैनर में जब कम्युनिकेशन जाती है, जैसे ए ने बी को बताई, बी ने सी और डी को बता दी, डी ने ई और एफ को बता दिया, एफ ने जी और एच को बता दिया. ये ग्रेपवाइन है जब कम्युनिकेशन जिगजैग मैनर में जाती है. और इसी से एक और मिलता जुलता है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि ए को अपनी बात एफ तक पहुंचानी है, तो ए ने जाना कि अगर हम ये बात बी और सी से बोलेंगे तो सी का बहुत अच्छा दोस्त डी है और डी का बहुत अच्छा दोस्त ई है और ई का बहुत अच्छा दोस्त एफ है. तो अगर हम ए को अपनी बात एफ तक पहुंचानी है तो ए ने अपनी बात बी और सी से बोली, इसमें सी का क्लोज फ्रेंड डी था, डी को बताता है, डी का क्लोज फ्रेंड ई था, ई ने जाकर अपनी बात एफ को बता दी. संभावना इसको कहते हैं. और गॉसिप आप समझते हैं? एक आदमी है जो भीड़ इकट्ठा करता है और सबको कोई इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में वो डिस्कशन करता है. चुगलखोरी करना जिसको हम लोग कहते हैं. और कोई बचा हुआ इनफॉर्मल? सिंगल स्टैंड हो गया सर. क्लस्टर बचा हुआ है. क्लस्टर में क्या होता है? हम अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बताते हैं. ए के लिए भरोसेमंद कौन है? बी और सी. ए ने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बताया सी को, बट सी जो है वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है डी और ई पर, डी और ई को बता दिया. मतलब हम अपने भरोसेमंद को बताएंगे और वो जाकर के अपने भरोसेमंद जिस पे वो ट्रस्ट करता हो वो उसको बात बताने लगेगा. मतलब सब बात लिखी होगी, एक तरह से लिखी हो जाएगी. इनफॉर्मल जो पहली बात कम्युनिकेशन होती है वो इनसिक्योर होती है क्योंकि इसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. क्लस्टर में हम अपने ट्रस्टेड पर्सन को बताते हैं और वो अपने ट्रस्टेड पर्सन को बताता है और इस तरह कम्युनिकेशन आगे बढ़ती चली जाती है. Written statement of main duties and responsibility which particular job description in details है ना? Yes sir. Job in details. Staffing includes training, appraisal, placement और डायरेक्टिंग. तो हम बता सकते हैं कि ट्रेनिंग उसमें आता है, अप्रेजल आता है, प्लेसमेंट आता है. डायरेक्टिंग तो आती नहीं, डायरेक्टिंग अलग फंक्शन है. Spirit Decos means teamwork, unity is strength. वही बताता है ना, टीम वर्क, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? गैंग बॉस भी आता है, स्पीड बॉस भी आता है, रिपेयर बॉस भी आता है और ऑल भी है. हमने आपको पहले बता दिया, कंफ्यूज मत. जिसमें ऑल और बोथ वाला ऑप्शन आता है उसमें चांसेस सही होने के बहुत ज्यादा होते हैं. और कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में.
ए बी सी डी चारों में से अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो हम अपना तुक्का भी कैसे लगाएं कि मेरे तुक्के होने के 80 to 90% चांसेस सही होने के हैं। कि अगर हमें एक दो मजबूरी में तुक्का लगाना पड़े तो तुक्का भी हम ऐसे ना लगाएं, उसको भी हम कैलकुलेट करके लगाएंगे। पेपर की कैलकुलेशन आपको बताएगी कि कौन से ऑप्शन सही हैं ज़्यादा, वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। अभी हम लोग जब आपको वाला बड़ा वाला पेपर कराना शुरू करेंगे तो 2-3 पेपर करने के बाद हम आपको आइडिया देंगे कि आपको किस तरह से उसको कैलकुलेट करके भी तुक्का लगाना है। अगर तुक्का भी लगाना है तो उसमें भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है होती है, तो तुक्का सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुक्के पे ही हमें डिपेंड रहना है, तुक्का सही होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन तुक्का सही होगा ये भी गारंटी नहीं होती। बट मजबूरी में अगर हमको लगाना है तो हम क्या कोई भी लगा दें अपने मन से या उसमें भी हम कुछ कैलकुलेशन करें, वो देखा जाएगा। Which of the following pairs is correctly matched? टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क उसमें आपने पढ़ा ही हुआ है। करेक्टली मैच्ड, टेबल का साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ये मैच नहीं करता। मोशन स्टडी बेस्ट वे, पहली बात मेथड स्टडी होता है, और मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करता। तो सही है तीसरा वाला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following is correct? Leadership is the ability to influence the behavior of other, सही है। Communication is the one way process, communication one way process है, ये कहना गलत होगा। Motivation increase the rate of labor turnover, ऐसा कुछ थोड़ी है, अगर मोटिवेट करेंगे तो लेबर छोड़ कर क्यों जाएगा। आगे लेबर टर्नओवर का मतलब है लेबर छोड़ कर चले जाए। द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिल्कुल फीडबैक का आना एक इंटीग्रल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। अगर आपने अपनी बात कही है तो उसका फीडबैक अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपकी बात पहुंची नहीं पूरी तरीके से। द मैनेजमेंट वाज गिवन बाय और टेलर। टेलर, यस साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए था। तो सर मैनेजमेंट साइंटिफिक ही होगा ना जब टेलर दिया है तो। अच्छा और कोई है भी नहीं, ठीक। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज डायनेमिक। डायनेमिक, स्टैटिक, प्री डिटरमाइंड, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब यहाँ देखो ऑल ऑफ द अबव लगा गलत हो जाएगा, यहाँ तो सिंपल से समझ में आ रहा है। डायनेमिक और स्टैटिक दो अलग अलग अपोजिट वर्ड है। अब दो अपोजिट वर्ड है तो ऑल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का आंसर दो अपोजिट वर्ड तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर तो आप नहीं लगा सकते। और यहाँ स्टैटिक और प्री डिटरमाइंड एक ही मतलब होता है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से फिक्स करना, और स्टैटिक का मतलब भी फिक्स होता है, और डायनेमिक का मतलब चेंज होता है। यही एक वर्ड है जो ऑड लग रहा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स इनेबलिंग द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का काम है मैनेजर्स के काम को बांटना, उनके काम से उनके वर्कलोड को कम करना। और लीडर्स हु गिव द फुल फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, कौन सा लीडर होता है? फ्री रेन, पूरा यहाँ नहीं लिखा है ना, फ्री रेन। लीडरशिप स्टाइल होती है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक को करता है। डिसेंट्रलाइजेशन हम काम पब्लिक के बीच में बांटते हैं, मतलब हम लोगों से जुड़ते हैं। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर मेंटल रिवोल्यूशन, फंक्शनल फोरमैनशिप होना था पूरा यहाँ पे, फंक्शनल फोरमैनशिप।
मेंटल रिवोल्यूशन तो फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया, मेंटल रिवोल्यूशन हो गया, बाकी रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है नहीं। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन। effective delegation, lack of trust and confidence is barrier to effective delegation। यानी जब हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी ऑफ पावर को, ना डेलीगेट करने के पीछे भी बहुत सारा रीजन होता है। लोगों को ये डर लगता है कि कहीं हम अपने पावर को दे देंगे तो मतलब कि इसमें काफ़ी सारी, इसमें हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज अ बैरियर टू इफेक्टिव डेलीगेशन। एक इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए भरोसे का और कॉन्फिडेंस की कमी का होने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो समझ में ये नहीं आता कि हम जिसको पावर दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करेगा कि वो उसका मिस यूज भी करता है। और जब अपने से निचले स्तर के लोगों को पावर देते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसका मिस यूज कर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट? बजटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और जब कंट्रोलिंग में ये पूछा जाएगा कि बैकवर्ड लुकिंग या फॉरवर्ड लुकिंग, अगर दोनों दिखा है तो बोथ, अगर ऑप्शन है तो बोथ लगाइएगा, अगर बोथ नहीं लिखा तब जनरली होता है बैकवर्ड लुकिंग। और प्लानिंग के साथ भी यही, अगर प्लानिंग लिखा है फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड दोनों तो दोनों आंसर है, और अगर दोनों दिया बट बोथ का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो फिर फॉरवर्ड लुकिंग लिखना होगा। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, बेटर एंड क्विक डिसीजन, सही है। इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर के वर्कलोड को बढ़ाना। तीसरा इंगेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट, और चौथा है इम्पोजिंग मॉड्यूलरिटी। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, अगर सेंट्रलाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया गया, मीन्स अगर हम पावर को नहीं बांटते हैं तो बेटर और क्विक डिसीजन तो सही है। इंगेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट को अपने साथ इंगेज रखना, क्योंकि सबऑर्डिनेट को जब पावर नहीं देंगे तो वो हमसे बिना पूछे कुछ काम नहीं कर पाएगा। मॉड्यूलरिटी, हम जो भी मॉड्यूल से सेट करेंगे, जो भी चीज़ हम सेट करेंगे वो उसको माननी पड़ेगी, हमारे मॉड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। इम्पोज का मतलब हो गया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। Which of the following statement is not true? Fayol gave his ideas their scientific management। तो फ्योल ने which of the following true, गलत है क्योंकि टेलर की बात होनी चाहिए यहाँ पर। Democratic leader can avoid the exercise of authority, can avoid the responsibility, must be tough enough to win fight। डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो ज़्यादा, उसके लिए डिफ़िकल्टीज एक तरह से देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है उसके लिए टफ फाइट, यानी कि टफ एनफ टू विन द फाइट, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आती, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर अगर है तो वो अपने काम को बांट देता है और सबसे मिल करके साथ में करता है। इसमें लोग ज़्यादातर खुश भी होते हैं, लेकिन इसमें तकलीफें भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम सबके फेवर की बात नहीं कर पाते। इस वजह से हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेकर दुखी रह जाते हैं। द सेंडर कनेक्ट द मैसेज टू द कम्युनिकेशन सिंबल बाय इनकोडिंग, और ये उल्टा करना हो, सिंबल को मैसेज में कन्वर्ट करना हो तो डिकोडिंग। और नॉइस क्रिएट करता है मीडिया। तो दो हो गया, तीसरा आज नहीं करेंगे। अब आप कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो नोट कर लें, और कल वाला क्वेश्चन और आज वाला क्वेश्चन अगर इसका आंसर मिलता है तो हम फटाफट बताएंगे आपको। आप मुझे बताइए कि आपके मन आपके कोई क्वेश्चन है जैसे 9 और 10 वाला डे का, क्योंकि आज 2 पेपर हो गया, तीसरा अभी नहीं कर पाएंगे आज। तो ये 2 पेपर का अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए, ये खत्म हो जाए और बीच बीच में फिर हम लोग अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बीच बीच में कवर करेंगे। वो किसी दिन भी कवर किया जा सकता है, क्लास किसी दिन भी मत मिस करिए, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए अब इम्पोर्टेंट होगा। और हमें नहीं लगा कि आज के 2 पेपर सॉल्व करने में कहीं बहुत मुश्किल था, बहुत आसान पेपर है। अगर इनमें से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं 4-5 क्वेश्चन भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाया जा सकता है। और अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें की कोई भी। सर ये वाला क्वेश्चन जो आप बताएं 22 वाला, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज अ बैरियर टू इफेक्टिव डेलीगेशन, सर ये इफेक्टिव आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर ये जो क्वेश्चन आप बताए हैं लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं किसी को तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा, मतलब बैरियर क्या है, उसकी बाधाएं क्या है, क्यों डेलीगेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि जिसको हमने दिया है उस पर कभी कभी हम बिना भरोसा किए दे देते हैं,
और दूसरी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए उसके पास। अब हमने उसको दे दिया अपने पावर, अपनी अथॉरिटी, बट उसके पास काम करवाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके ऊपर या तो हमें भरोसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर ये दोनों सारी चीज़ें हैं तो हमारी जो डेलीगेशन है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो डेलीगेशन कहीं ना कहीं इनएफेक्टिव है। हमने तुमको पावर दे दिया, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो तुम उस पावर का यूज़ ही नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, और क्योंकि तुम पावर का यूज़ नहीं कर पाओगे इसलिए वो काम नहीं कर पाएंगे। आप खाली क्वेश्चन बताइए, नोट करेंगे। अब हम कुछ बताएंगे नहीं, अब खाली क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं आपका। अगर कोई नया क्वेश्चन है तो वो बताइए, हम क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। सर हाँ बताइए। आवाज आवाज़ नहीं आ रही। सर हाँ हाँ बोलो। सर जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होता है M1 M2 M3 M4, सर उसमें कौन कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट होता है, कौन कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट होता M1 M2 M3 M4 4 होता है। है? यस सर। क्या हो रहा है? सर बट ऑप्शन में तो अगर जैसे M3 है या M4 तो केवल उस पर टिक करेंगे ना, तो सारे पे थोड़ी ना करेंगे। सर आवाज ही नहीं आ रही है आपकी।
M1 और M0, मतलब M1 ही मेन मानिए। M1 जो होता है वो नैरो मनी होती है, और M2 M3 और M4 जो होता है वो हमारी ब्रॉड मनी होता है। अब वो क्वेश्चन आएगा सामने तो हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत आ रही है। सर इंडिया में कौन सा मेजर है उसको मेजर मनी सप्लाई का? क्या कह रहे हो? सर इंडिया में कौन सा बेसिस है मनी सप्लाई का? मतलब बेसिस समझे नहीं हो? मतलब सर जो मनी सप्लाई जो कैलकुलेट करते हैं इंडिया में, वो सर कौन से मेजर पे होता है? मतलब ये M1 M2 M3 M4 के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो? यस सर। M1 बस अब इस समय M1 ही चल रहा है, M2 M3 M4 नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पर मेन M1 चलता है, M1 पहला वाला। यस सर। तो हाँ बोलिए। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, चैट में भेजे हैं। पूछो पूछो, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि which type of strategies do professional manager helps organization in checking out? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मल्टी डिस्पेंसरी, कॉर्पोरेट, मैनेजरियल एंड ऑल ऑफ अबव। तो सर इसका आंसर हम ऑल ऑफ अबव लगाए थे, मतलब मुझे आंसर पता नहीं था, बट इसमें कॉर्पोरेट दे रहा है, तो ये कैसे होगा ये समझ में नहीं आया। कौन से पेपर का है? इसमें है इस पेपर में? सर इसमें पेपर में नहीं है सर, अलग से सॉल्व कर रहा था तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था तो मुझे समझ में नहीं आया। विच टाइप ऑफ क्या था? एक मिनट। स्ट्रेटेजीज डू प्रोफेशनल मैनेजर? यस सर, डू प्रोफेशनल मैनेजर हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन चेकिंग आउट। आंसर तो होना चाहिए, कॉर्पोरेट आंसर है ना इसका। यस सर, इसका आंसर कॉर्पोरेट दिया हुआ था, बट कैसे होगा ये नहीं समझ। Strategies to professional manager help organization chopping out. ठीक है, तो इसको हम देखेंगे पहले, बहुत हम श्योर नहीं हो सकते इसको। मतलब आंसर सही है, तो इसका हम आंसर तभी बता पाएंगे जब हमें और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, उसमें आंसर में कंफ्यूजन हो रहा था। एक मिनट, वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा पहले नोट किया। प्रोफेशनल मैनेजर, हाँ बोलो, उसको भी नोट कर ले रहा हूँ। यस सर, वो क्वेश्चन है कि डीलिंग in stock exchange in India are regulated under, and their options are Securities Contract Regulation Act, Stock Exchange Act, and Indian Companies Act, and none. तो सर इसमें हम टिक किए थे स्टॉक एक्सचेंज एक्ट। हाँ फिर से बताना, क्वेश्चन क्या था? डीलिंग in stock exchange in India are regulated under,
तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट एंड नन। तो सर इसका आंसर हम सेकंड ऑप्शन भरे थे कि स्टॉक एक्सचेंज एक्ट, बट इसमें करेक्ट आंसर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट दे रहा है, तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज है मतलब कि ये आंसर कैसे है। डीलिंग एक क्वेश्चन तो स्टॉक एक्सचेंज, आगे क्या था? डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इन इंडिया रेगुलेटेड अंडर व्हिच एक्ट? अंडर विच एक्ट? क्या आंसर था उसका? सर इसका आंसर दे रहा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, बट हम सेकंड वाला ऑप्शन भरे थे, सेकंड स्टॉक एक्सचेंज एक्ट। मुझे यही लग रहा था, बट कैसे ये हमको समझ में नहीं आता, इसका आंसर हम श्योर नहीं है। नहीं, आंसर सही है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट होगा, रेगुलेटरी से रिलेटेड है ना, रेगुलेटरी है ना, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है। डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज, हाँ तो स्टॉक एक्सचेंज एक्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि रेगुलेटरी है ना, रूल्स रेगुलेशन से मतलब है इसका, वो किस एक्ट में काम करता है, तो उसका एक एक्ट होता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, 1956 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इसका आंसर है। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो। डे 9 का क्वेश्चन 6। अब वैसे हम निकाल नहीं पाएंगे ना डे 9, अब आज सर नोट कर day 9 लीजिए ना, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन बोल दे। बोलो, भेजे तो नहीं था हमको, तुम देख लो इसी में। Which of the following is not true? हाँ बोलो। Accepting deposit of general public, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जनरल पब्लिक, of yes sir. Custodian of foreign exchange reserve, क्या कह रहे हो? custodian of foreign exchange reserve, कस्टोडियन, हाँ ठीक है। bankers bank, बैंकर्स बैंक, central authority. तो इसमें तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट रहेगा ना। क्यों? ये 3 फंक्शन हो गया सेंट्रल बैंक का, तो एक फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का है पहला वाला, बाकी तीनों फंक्शन तो ये ऑड हो गया ना, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं, तो पकड़ने में कैसे पकड़ेंगे इसको, तो इसमें हमें समझ गए, इसमें ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा तुमको, किस यस सर, फंक्शन से रिलेटेड है ये। यस सर समझ गए। ठीक, चलिए अब इसी को नोट करिए, और कुछ होगा तो फिर इसको कल नोट करके रखिएगा और फिर भेजिएगा, या फिर जो भी करना होगा करिएगा। कल फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डे 9 और डे 10। आज क्योंकि 2 पेपर हो गया, कल डे 9 डे 10 करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक पेपर आज सर कॉमन डोमिनेशन क्या होता है? यूनिट ऑफ वैल्यू होती है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है? कॉमन डोमिनेशन, यूनिट ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि वैल्यू यूनिट ऑफ वैल्यू किसी भी चेंज हो सकती है। यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब डोमिनेशन, मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, यूनिट ऑफ वैल्यू 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट ऐसे, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू थोड़ी होगा। सर टेस्ट होगा आज? हाँ एक होगा 6 बजे। जी सर। अब वो बड़ा वाला पेपर लेने वाले हैं हम, कल परसों में आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे कि पेपर कब से शुरू होगा। सर हाँ बताओ। सर ट्रिप्स और ट्रिम्स क्या होता है? हाँ ट्रिप्स और ट्रिम्स ये तो हम बता चुके हैं, एक दिन बताए थे सर, उस दिन हो सकता है हम ऑनलाइन न रहे हों। तो तुम नोट कर लो पहले। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये हमारा ट्रिम्स हो गया।
ट्रिप्स का बता दीजिए। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ, लिख दे रहे हैं हम उसका चैट पर। सर हाँ बोलो। सर इसका फुल फॉर्म मुझे पता है सर, इसमें डिफरेंस। ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी राइट से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। और जो हमारे ट्रिम्स है वो सब तो नाम में ही क्लियर हो जा रहा है। वो पॉलिसी से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चलिए अब इतना करिए, क्योंकि हमको अभी और भी क्लास लेनी है, तो हमको थोड़ा रेस्ट करना है अभी। ठीक है, बाकी हम लोग कल बात थैंक यू करेंगे। सर।